प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 15 में वर्णित साहित्यकार विष्णु खरे द्वारा रचित पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार विष्णु खरे का साहित्यिक परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं साहित्यकार विष्णु खरे द्वारा रचित यह रचना, जिसका शीर्षक है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह चार्ली चैपलिन का है। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 ईस्वी को ईस्ट स्ट्रीट, वॉलवर्थ, लंदन, इंग्लैंड में हुआ। आपका जन्म लंदन, इंग्लैंड में हुआ 16 अप्रैल 1889 ईस्वी को। इनके माता पिता दोनों संगीत हॉल परंपरा में मनोरंजन करने वाले कलाकार थे। चार्ली चैपलिन अंग्रेजी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। ये अमेरिकी सिनेमा के क्लासिकल हॉलीवुड युग के सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कलाकारों में एक माने जाते हैं। आप मूक फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते हैं। मूक फिल्म के, जो फिल्में आवाज़ नहीं करती है, जिन फिल्मों में आवाज़ नहीं होती, केवल दृश्य ही होते हैं, ऐसी फिल्मों के मूक फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली आप व्यक्ति माने जाते हैं। करुणा और हास्य तत्वों का सामंजस्य, करुणा रस और हास्य रस, इन तत्वों का सामंजस्य करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और इस पाठ के रचनाकार हैं साहित्यकार विष्णु खरे। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ 1889 ईस्वी में और 1989 ईस्वी में उनकी जन्म की 100वीं वर्षगांठ मानी जाती है। जन्मशती, उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ मानी जाती है। तो चार्ली चैपलिन की जन्मशती सन 1989 में होती है। का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के, उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी उसका नाम था मेकिंग ए लिविंग, उसके 75 वर्ष पूरे होते हैं। पौन शताब्दी से आशय है 75 वर्षों से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। मुग्ध करना, मोहित करना, 5 पीढ़ियों को उनकी कला मुग्ध कर चुकी है। समय भूगोल से आशय है देश, काल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। समय और भूगोल, काल की सीमा और देश की सीमा और संस्कृतियों की सीमा, देश की सीमा, भूगोल, समय की सीमा, काल की सीमा और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ, खिलवाड़ करना, खेलना, यानी इनको महत्वहीन साबित कर दिया। देश, काल और संस्कृतियों को भी महत्वहीन कर दिया। सारे देशों का उसने इस प्रकार से संयोजन और सम्मेलन कर दिया कि ये सारे के सारे चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। साथ ही साथ इस प्रकार से उसने भारत के बच्चों को हंसाकर अपनी कला का दीवाना बनाया है कि वे उसे अपने बुढ़ापे तक अवश्य याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। पुनर्जीवन होना, दोबारा जन्म लेना। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है,
एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चार्ली चैपलिन की फिल्मों में हम प्राय पाते हैं कि चार्ली चैपलिन जिस प्रकार के किरदारों में अपने अभिनय को करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, उसमें घड़ी को सुधारते हुए, जूते खाते हुए, इस प्रकार के दृश्य भी हमें देखने को मिलते हैं। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता है, पुनर्जन्म होता है पश्चिमी देशों में। पश्चिम से आशय यहाँ पर है, पश्चिमी देशों में तो प्राय चार्ली का पुनर्जन्म होता है। विकासशील दुनिया में विकास की ओर गतिमान होना, विकासशील से आशय है विकास की ओर गतिमान होने वाली दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न का प्रभाव बढ़ रहा है और वीडियो का प्रसार हो रहा है, प्रसार यानी फैलाव होना, विस्तार होना, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग एक नए सिरे से चार्ली को जिस रूप में वे अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं उस रूप में देखना चाहते हैं। चार्ली को घड़ी सुधारते हुए देखना चाहते हैं, चार्ली को जूते खाते हुए देखना चाहते हैं। और इस प्रकार से चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली है जिनके बारे में कोई जानता न था। चार्ली की कुछ ऐसी रीलें भी मिली है जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। चैपलिन के फिल्म से संबंधित कलात्मक कार्यों पर आगामी 50 वर्षों तक बहुत सारे समीक्षक इनके फिल्म से संबंधित कार्य को देखकर बहुत कुछ समीक्षाएं लिखेंगे। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, उनकी फिल्में प्रमुख रूप से भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। बुद्धि और भावनाएं, उनकी फिल्में प्रमुख रूप से भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण करती है। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथ सील, लास्ट ईयर इन मैरियन बार्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास, सामान्य से अधिक ऊंची अनुभूति की मांग करती है। ये जो फिल्में हैं जो भावनाओं पर टिकी हुई है, जिनमें बुद्धि का समावेश बहुत कम मात्रा में हमें दिखाई पड़ता है, ये सारी की सारी फिल्में फिल्म दर्शकों से एक उच्चतर एहसास की मांग करती है। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागलखाने के मरीजों, चैपलिन की फिल्मों का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्में चाहे पागलखाने के मरीज देखें, पागलखाने के मरीजों, विकल से आशय होता है बीमार मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बात स्पष्ट तौर से कहते हैं कि उनकी फिल्में इस प्रकार की होती थी कि पागलखाने के मरीजों से लेकर जो विकल मस्तिष्क वाले हैं, बीमार मस्तिष्क वाले लोग हैं, उनसे लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले लोग भी कहीं न कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम, बारीक से बारीक, छोटे से छोटा और रसास्वादन उसका आनंद लेते हुए देखते थे। यानी सभी वर्गों के लोग चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत ही रस लेकर के देखा करते थे। उसमें प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, आइंस्टाइन जैसे महान लोग भी शामिल थे, दूसरी ओर पागलखाने के मरीज और विकल मस्तिष्क वाले लोग भी शामिल थे। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। लोकतांत्रिक से आशय होता है जनतंत्र के गुणों से युक्त, यानी सबके लिए समान होना, और वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। वर्ग और अलग अलग श्रेणियों में मनुष्यों को बांटने वाली नीति, इसे वर्ग और वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो चैपलिन ने फिल्म की कला के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया और साथ ही साथ उसने दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ दिया। यानी सभी वर्गों के लोग उसकी फिल्में देखा करते थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी उनकी फिल्में देखा करते थे। कम बुद्धि वाले, बहुत बुद्धि वाले, बहुत अधिक बुद्धि वाले, सभी लोग उनकी फिल्में देखा करते थे। यानी चैपलिन ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बना दिया और उनका जो दर्शक वर्ग था
उसकी जो वर्ण व्यवस्था थी उसको भी उसने पूरी तरह से तोड़ करके एक नई व्यवस्था प्रारंभ कर दी। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र, तंत्र से आशय है व्यवस्था, यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। प्रश्न है कि चैपलिन की फिल्मों पर हमला कौन लोग करते हैं? चैपलिन की फिल्मों पर ऐसे लोग हमला करते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे समूह या ऐसे तंत्र हमला करते हैं जो गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहते। जो गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहते ऐसे व्यक्ति, ऐसे समूह, ऐसा तंत्र ही चैपलिन की फिल्मों पर हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूं। जितना एक बच्चा भीड़ में राजा को नंगा होने पर इशारा करके यह कह देता है कि राजा भी नंगा है, स्पष्टवादिता के साथ में, सत्यवादिता के साथ में बच्चा ऐसा कह सकता है। ठीक उसी प्रकार से चैपलिन की जो फिल्में हैं उसमें चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूं, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। कोई भी तंत्र हो, कोई भी शासन हो, कोई भी शासक हो या कोई भी तंत्र हो, यदि जनता उस पर हंसे तो इस बात को कोई भी शासक या कोई भी तंत्र पसंद नहीं करता है। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना। इन पंक्तियों में लेखक हमें चार्ली चैपलिन के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सत्य बता रहा है, महत्वपूर्ण तथ्यों को बता रहा है। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना। चार्ली चैपलिन एक परित्यक्ता और दूसरे दर्जे की जो कलाकार थी, दूसरे दर्जे की जो कलाकार थी अभिनय के क्षेत्र में, जिसे दूसरे दर्जे पर माना जाता था, वह परित्यक्ता थी, उसके पति द्वारा त्याग की हुई थी। इस प्रकार की स्टेज अभिनेत्री का वह पुत्र था। चार्ली चैपलिन की माता को उसके पिता ने छोड़ दिया था, वह परित्यक्ता थी और वह दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना। चार्ली चैपलिन का जीवन बहुत संघर्षों में बीता। प्रारंभिक अवस्था में वह बहुत गरीब स्थिति में थे और उसकी माँ भी पागलपन की स्थिति में बहुत इस प्रकार की हरकतें किया करती थी कि माँ के पागलपन से उन्हें संघर्ष करना पड़ा। साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति होना। औद्योगिक क्रांति से आशय है बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होना। पश्चिमी देशों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। पूंजीवाद से आशय है पूंजी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाली अर्थव्यवस्था पूंजीवाद कहलाती है। जिसमें ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उसे पूंजीवाद कहा जाता है। सामंतशाही से आशय है सामंतों द्वारा संचालित शासन की व्यवस्था सामंतशाही कहलाती है। से मगरूर से आशय है घमंड में भरकर चूर होना, घमंडी होना। एक समाज द्वारा दुराया जाना से आशय है अपमानित करना। इस प्रकार का प्रारंभिक जीवन का जो उनका समय बीता है चार्ली चैपलिन का, जिसके बारे में लेखक हमें बता रहे हैं कि वो एक परित्यक्ता के पुत्र थे। वह परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज की अभिनेत्री थी। प्रारंभिक जीवन की अवस्था में चार्ली चैपलिन बहुत गरीब थे और माँ के पागलपन से संघर्ष करते हुए इनका समय बीता। उस समय इन्होंने बहुत सारी अन्य परेशानियों को भी अपने जीवन में उठाया। साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति से आशय है बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होना। पूंजीवाद, जिसमें पूंजी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाली अर्थव्यवस्था होती है। सामंतशाही, जिसमें सामंतों द्वारा ही शासन की सारी शक्तियां संचालित की जाती है, इत्यादि से मगरूर होकर के, घमंड में भर करके एक समाज द्वारा दुराया जाना, एक समाज द्वारा इनको अपमानित किया जाना, इस प्रकार का भी इनके जीवन में इनको सामना करना पड़ा है। इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले। इन सब
प्रकार की चुनौतियों से टकराकर उनको ऐसे जीवन मूल्य मिले हैं, ऐसे जीवन के अंदर आदर्श मिले हैं जो करोड़पति हो जाने के बावजूद जब चार्ली का जीवन का समय बदला, जब वो करोड़पति हो गए, बहुत धनाढ्य हो गए, उसके बावजूद अंत तक उनमें रहा। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खाना बदोशों से जुड़े हुए थे। चैपलिन की नानी यानी चैपलिन की माताजी, चैपलिन की जो नानी थी वह खाना बदोशों से जुड़ी हुई थी। यह एक सुदूर रोमानी से आशय है रोमांटिक और रोमांचक संभावना बनी हुई है कि शायद उस खाना बदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी कहते हैं एक प्रकार की घुमंतू जाति भारत से ही गए थे। ऐसा हो सकता है कि भारत से ही चार्ली चैपलिन की नानी जी गई हों। खाना बदोश जाति के रूप में, एक घुमंतू जाति के रूप में इनका संबंध भारत से भी माना जा सकता है और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इस प्रकार से इनकी नानी भारत की खाना बदोश जिप्सी यानी घुमंतू जाति से संबंधित थी और इनके पिता यहूदी वंश से संबंधित थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतू चरित्र बना दिया। घुमंतू से आशय है भ्रमणशील, घूमने फिरने वाला एक चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गीय से आशय है आर्थिक दृष्टि से बीच की श्रेणी का होना। बुर्जुआ से आशय है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक लोग। ऐसे लोग जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं बुर्जुआ कहलाते हैं। तो मध्यवर्गीय बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके, वे कभी भी मध्यवर्गीय बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। मध्यवर्गीय से आशय है आर्थिक दृष्टि से बीच की श्रेणी का होना। बुर्जुआ से आशय है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक लोग या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य भी वे नहीं अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प से आशय होता है बद्दू, खाना बदोश, आवारागर्द तरीके का पात्र का होना की प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। अवचेतन से आशय होता है यहाँ पर सुसुप्त मन तक, उनके सुसुप्त मन तक हम पहुंचते हैं। उन्होंने ट्रैम्प के रूप में अभिनय किया है। ट्रैम्प से आशय है आवारागर्दी करने वाला, सड़क छाप, खाना बदोश, बद्दू, इस प्रकार का पात्र। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं। जिन भी फिल्म समीक्षकों ने चार्ली चैपलिन की फिल्मों पर समीक्षात्मक लेखन कार्य किया है, ऐसे उस्ताद, ऐसे समीक्षक, ऐसे शिक्षक मानविकी जो मानव व्यवहार के विषय को बहुत अच्छी तरह से जानते परखते हैं, ऐसे लोगों ने सिर धुना है। सिर धुनने से आशय होता है माथा पच्ची करना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाना, फिर भी समझ में नहीं आना, सिर धुनना, माथा पच्ची की है ऐसे लोगों ने, जो फिल्म समीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे हैं चार्ली की फिल्मों पर। और उन्हें नेति कहते हुए, नेति से आशय है ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना बहुत कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि कोई भी सिद्धांत कला को जन्म नहीं देता। कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो स्वयं लेकर आती है या बाद में उनको गढ़ना पड़ता है। और जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, हंस कर पेट दुखा लेना, चार्ली के अभिनय को देखकर लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं और हंस कर अपना पेट दुखा लेते हैं। उन्हें मेल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। जो फिल्म समीक्षक है मेल ओटिंगर या जेम्स एजी, उनकी बेहद से आशय है बहुत ज़्यादा सारगर्भित, अत्यंत गंभीर समीक्षाओं से, समीक्षा का आशय है गुण और दोष का विवेचन करना। जो मेल ओटिंगर और जेम्स एजी जैसे समीक्षक हैं, जो फिल्मों के गुण और दोषों पर इनकी समीक्षाएं करते हैं, बहुत गंभीरतम समीक्षाएं और लेखन कार्य करते हैं, इनसे
इनको कोई लेना देना नहीं है। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं। समय यानी काल, भूगोल यानी देश। वो देश और काल से काट कर देखते हैं, यानी सभी देशों में और सभी समय पर चार्ली का अभिनय एक समान प्रभाव डालता है। काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इस प्रकार से चार्ली का अभिनय अलग अलग देशों में होने के बावजूद भी दर्शक वर्ग पर एक ही प्रकार से समान रूप से प्रभावशाली प्रभाव छोड़ता है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है। दूर की कौड़ी लाने से आशय है बहुत असंभव बात होना। दूर की कौड़ी लाना मुहावरे का अर्थ है बहुत असंभव बात होना। लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जैसा चार्ली वो देखते हैं उनको जाना पहचाना सा लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। सुपरिचित यानी जानी पहचानी सी लगती है। वह हर 10वें सेकंड में अपने आप को मुसीबत में डाल देता है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। बहुत सारे लोग जब चार्ली का अभिनय देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह उनके जीवन से ही संबंधित घटनाक्रम का अभिनय हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने स्वयं को चार्ली नहीं मानते, लेकिन वे किसी अपने परिचित या देखे हुए व्यक्ति को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेखक पूछ रहे हैं कि इस कला में बेहतर क्या है? किसी भी कला को बेहतर बनाने का जो भाव है, जो तत्व है, वह क्या है? कला को बेहतर क्या है? कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना है या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? यानी बुद्धि और भावना के बीच में से कौन सा तत्व ऐसा है जो कला को बेहतर बनाता है? उसने भावना को चुना। चार्ली की फिल्मों में चार्ली ने भावना को प्रमुखता दी और उसके कारण थे। बचपन की 2 घटनाओं ने चैपलिन पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। चैपलिन ने अपनी फिल्मों में अभिनय के माध्यम से भावना की अभिव्यक्ति अधिक सशक्त तौर पर की है। चार्ली चैपलिन ने भावना को अधिक प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त किया है। बुद्धि के स्थान पर अभिव्यक्ति का जो प्रमुख स्थान है वो भावनात्मक रहा है। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी मां ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण, सूली पर चढ़ना, मृत्युदंड मिलना, प्रकरण घटना, प्रकरण से आशय है घटना, और सूली पर चढ़ना, मृत्युदंड मिलना तक आते आते जब उनकी माता जी उन्हें ईसा के सूली पर चढ़ने का प्रकरण सुना रही थी तो उस प्रकरण के आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। दोनों ही रोने लगे, भाव विह्वल हो उठे, रोने लगे। अपनी आत्मकथा में, आत्मकथा से आशय है अपनी जीवन की कहानी में, चैपलिन लिखते हैं ओकले स्ट्रीट, स्ट्रीट कहते हैं गली को, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य, नाट्य से आशय है नाटक को उनके महानतम और समृद्धतम, समृद्धतम यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय दिए हैं। स्नेह, स्नेह से आशय है प्रेम, करुणा और मानवता। जो प्रमुख विषय दिए हैं उनमें है स्नेह, करुणा और मानवता। तो जो सूली पर चढ़ने का प्रकरण आते आते माँ और चार्ली दोनों ही रोने लगे। चार्ली चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है कि ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधेरे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार के सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसमें साहित्य और नाटक को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए हैं। और ये विषय जिनमें प्रमुख भाव हैं वे हैं स्नेह का भाव, करुणा का भाव और मानवता का भाव। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। मार्मिक से आशय होता है हृदय को स्पर्श करने वाली। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना बहुत दूर नहीं था। कसाई खाने से आशय है पशुओं को
काटने और मारने का स्थान कसाई खाना कहलाता है। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था। वह से आशय है चार्ली। चार्ली अपने बचपन में जिस घर में रहता था उसके नज़दीक ही एक कसाई खाना था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां से आशय कसाई खाना, वह कसाई खाना ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। एक बार उसने देखा कि एक भेड़ किसी तरह से जान छुड़ाकर भाग निकली, अपनी जान बचाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। जब उसे पकड़ने के लिए लोग उसके पीछे दौड़े तब इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न हुआ कि पीछा करने वाले लोग कई बार फिसले, कई बार गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया। यहाँ पर गरीब जानवर से आशय है उस भेड़ को पकड़ लिया गया और फिर उसे कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। तब उस नन्हे से चार्ली को इस बात का एहसास हुआ, इस बात का उसे महसूस हुआ कि उस भेड़ के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास दौड़ा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास दौड़ा और बोलने लगा, वे उसे मार डालेंगे, वे उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, बसंत की वह बेलौस दोपहर, बेलौस से होता है, बेलौस का आशय होता है स्पष्ट, एकदम साफ दोपहर का समय, और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही। वह जो दौड़ थी, भेड़ किसी प्रकार से सड़क पर दौड़ रही थी, उसके पीछे लोग दौड़ रहे थे, लोग गिर रहे थे, फिसल रहे थे और इन सब को देख करके लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो इस प्रकार से वह मजाकिया दौड़, वो भेड़ के पीछे जो लोग दौड़ रहे थे और एक मजाक हंसी का सा एक दृश्य उत्पन्न हो रहा था, वह कई दिनों तक मेरे साथ रही। और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। भावी यानी भविष्य में होने वाली, भविष्य की, भूमि कहते हैं आधार, भविष्य में होने वाली फिल्मों के अभिनय का आधार कहीं उस मजाकिया घटना ने ही तो तय नहीं कर दिया था। त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की, जिसमें त्रासदी भी हो, जिसमें दुख भी हो और जिसमें हंसी भी हो, जिसमें करुणा भी हो और जिसमें कष्ट भी हो, इस प्रकार के तत्वों के सामंजस्य की। त्रासदी कहते हैं कष्ट देने वाली, दुख देने वाली, हास्योत्पादक हास्य उत्पन्न करने वाली, हंसी पैदा करने वाली, और तत्व कहते हैं बात को, सामंजस्य मेल करना, सहयोग करना। इस प्रकार से चार्ली के अभिनय में त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों का सामंजस्य होना प्रारंभ हो गया। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि भारतीय कला में जो सौंदर्य शास्त्र है उसमें अनेक प्रकार के रस पाए जाते हैं। उनमें कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना जाता है। किसी कलाकृति में, किसी काव्य रचना में, किसी लेखन कार्य में, किसी भी प्रकार की प्रस्तुतिकरण में जो कलाकृति के रूप में जानी जाती है, कलाकृति, कला से पूर्ण जो रचना है, उसमें श्रेयस्कर माना जाता है, बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यानी किसी भी कलाकृति में जिसमें बहुत सारे रसों का सम्मेलन हो, रस जिसके अंदर बहुत सारे रस समाहित हो, उसे श्रेष्ठ श्रेयस्कर माना जाता है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं। यह संसार की सारी, जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं। प्रसन्नता का समय भी आता है तो कष्ट का समय भी आता रहता है। और यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है। जितनी भी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, संस्कृति से संबंधित परंपराएं हैं, जितनी भी संस्कृति से संबंधित विरासत है, उन सबको इस बात का पता है कि जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं।
लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ कही जा रही है कि करुणा का हास्य में बदल जाना, करुणा बदल रही है हास्य में, करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में सामान्य तौर पर हमें देखने को नहीं मिलता है। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह परसंताप से प्रेरित है। अधिकांशतः मानी अधिक मामलों में, अधिकांशतः अधिकतर परसंताप दूसरों के दुख से प्रेरित है। जैसे जो भी रामायण में महाभारत में इस प्रकार का जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः अधिकतर वह परसंताप से प्रेरित है, वह दूसरों के दुख से प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए भी है। करुणा का जो तत्व है, करुण रस से भरा हुआ जो तत्व है वह सद व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए भी होता है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है, विदूषक से आशय है जोकर, यानी दूसरों को हंसाने वाला पात्र, दूसरों को हंसा हंसा कर गुदगुदाने वाला पात्र विदूषक कहलाता है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। विदूषक हंसाने का काम करता है लेकिन राज व्यक्तियों के साथ बदतमीजियां करने के बावजूद भी करुणा का तत्व और करुणा के साथ साथ हास्य के तत्व और इन दोनों तत्वों का सामंजस्य होना, करुणा तत्व के साथ में हास्य तत्व का सामंजस्य होना भी उनमें नहीं है। जो संस्कृत के नाटक है उनमें भी करुणा और हास्य का सामंजस्य हमें देखने को नहीं मिलता है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। व्यक्ति अपने आप पर हंसे, अपनी गलतियों पर हंसे, इस प्रकार का जो मादा है, मादा कहते हैं कुशलता या चतुराई, अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में, विदूषक से आशय है ऐसे पात्र जो हंसाने का काम करते हैं, में कुछ कम ही नजर आती है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही, इसलिए क्योंकि चार्ली ने करुणा और हास्य, चार्ली ने करुणा और हास्य इन दोनों का जो सामंजस्य किया है वह भाव चार्ली की रचनाओं में हमें अधिक देखने को मिलता है और यही कारण है कि इनको व्यापक स्तर पर यानी विस्तृत बहुत अधिक मात्रा में स्वीकार किया गया है, मान्यता मिली हुई है और एक अलग ही सौंदर्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान इनको प्राप्त हो गया है। सौंदर्य शास्त्र में जो महत्वपूर्ण स्थान इनको प्राप्त हुआ है वह इसलिए हुआ है कि इनके अभिनय में, इनकी रचनाओं में, इनकी प्रस्तुति में हमें करुण रस और हास्य रस दोनों का बेहतरीन सामंजस्य देखने को मिलता है। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। भारतीय जनमानस पर चार्ली की फिल्मों ने जिस प्रकार का प्रभाव डाला होगा उसका मूल्यांकन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, वह होना अभी शेष है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा, हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करती है। फिनोमेनन से आशय होता है इस बात को, इस तत्व को, इस तथ्य को इस प्रकार से स्वीकार कर लिया। हास्य कब तो करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में बदल जाएगी, हास्य करुणा में बदलेगा अथवा करुणा का हास्य में बदल जाएगी। और इससे जो पारंपरिक और सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता है ये इस बात को इस प्रकार से ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे बतख पानी को स्वीकार कर लेती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। पचाना, आत्मसात करना,
पचाने से आशय है आत्मसात करना किसी विदेशी कला सिद्धांत को। यह कला सिद्धांत विदेशी कला सिद्धांत के रूप में मान्यता रखता है, जिसमें करुणा और हास्य का बेहतरीन सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। कोई इतने स्वाभाविक रूप से पचाना यानी उसको आत्मसात करना अलग ही प्रश्न खड़े करता है और अंशतः एक तरह की कला का सार्वजनिकता को ही रेखांकित करता है। सार्वजनिकता से आशय है सामूहिकता से संबंधित सभी लोगों से जुड़ाव, और रेखांकित करना उचित होने के भाव को व्यक्त करता है। किसी भी समाज में इने गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार भारतीय हिंदी सिनेमा के नायक के रूप में देखे जाते हैं, हिंदी सिनेमा के अभिनेता के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। चार्ली या जॉनी वॉकर विदूषक जो जोकर का काम करते हैं। इस प्रकार के जोकर का काम करने वाले पात्रों के रूप में हर किसी व्यक्ति को कह दिया जाता है। अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार तो किसी खास महत्वपूर्ण काम करने वाले व्यक्ति को ही कहा जाता है, क्योंकि हिंदी फिल्मों में नायक की भूमिका अदा करने वाले कलाकार अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे अभिनेता रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है। ये बात स्वीकारोक्ति है, हम इस बात को मानते हैं कि हमारे बीच में नायक का गुण रखने वाले लोग बहुत कम हैं, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। जबकि हर व्यक्ति एक दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है, जोकर समझता है, इस प्रकार हंसने हंसाने वाली बातें करने वाला समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वरीय या नियति का विदूषक क्लाउन, जोकर या साइड किक है। इस पंक्ति में लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभिव्यक्त की है। लेखक कहते हैं कि दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति कहते हैं भाग्य का विदूषक है, जोकर है, क्लाउन है, जोकर या हास्य कलाकार है, जोकर या साइड किक है। साइड किक से आशय होता है एक प्रकार का जोकर ही है, यानी जो मनुष्य है वह ईश्वर द्वारा या भाग्य द्वारा बनाया हुआ विदूषक ही है, क्लाउन जोकर ही है। वो हंसाने के पात्र के रूप में है, जो हंसाने का अभिनय करता है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। पुट होने से आशय यहाँ पर है असर होना। चार्ली चैपलिन का महात्मा गांधी के साथ भी बहुत अच्छा असर था, और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था, और महात्मा गांधी जी भी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी दोनों ही चार्ली का सानिध्य चाहते थे, चार्ली की निकटता चाहते थे। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की, भारतीय सौंदर्य शास्त्र जिसमें बहुत सारे रस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभारतीय सौंदर्य शास्त्र है इसमें प्रमुख रूप से करुण रस के साथ में हास्य रस का सम्मिलन होना दिखाया गया है। जहाँ करुण रस के साथ में हास्य रस मिल जाए अथवा हास्य रस के साथ में करुण रस मिल जाए उसे अभारतीय सौंदर्य शास्त्र कहा गया है। तो अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति को देखकर राज कपूर ने, जो भारतीय हिंदी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक और उसके अभिनेता रहे हैं, ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया, हिम्मत से भरा हुआ एक प्रयोग किया। आवारा, उनकी फिल्म का नाम है आवारा, सिर्फ द ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। द ट्रैम्प जो फिल्म थी उसके आधार पर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई थी, और यह उसका द ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था बल्कि चार्ली के चरित्र का ये भारतीयकरण था, भारत के जैसा बनाया हुआ चरित्र था। चार्ली का जो चरित्र था उसका भारतीयकरण हमें आवारा फिल्म में देखने को मिलता है, जिसको राज कपूर ने बनाया था। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की।
राज कपूर, ऐसा ये अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। परवाह करना यानी उसकी कोई चिंता नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले किसी फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। यानी ये जो फिल्में हैं आवारा, श्री 420, इन फिल्मों के नायक खुद अपने ऊपर ही हंसा करते थे और इस प्रकार की जो परंपरा है इन्हीं फिल्मों के माध्यम से बॉलीवुड फिल्मों में आगे बढ़ी और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। 1953 से 1957 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रैम्प नुमा यानी आवारा और खाना बदोशों का चित्रण न करने वाली, ट्रैम्प का मतलब होता है जिसमें आवारा, खाना बदोश इस प्रकार के पात्रों का चित्रण हो, और गैर ट्रैम्प नुमा जिसमें आवारा, खाना बदोश जैसे पात्रों का चित्रण नहीं हो, गैर ट्रैम्प नुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे। तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। तब राज कपूर ने जो फिल्में बनाई उनमें हमें चैपलिन का युवा अवतार देखने को मिलता था। फिर तो दिलीप कुमार ने बाबुल फिल्म बनाई, शबनम, कोहिनूर, लीडर और गोपी फिल्मों में हमने देखा। देव आनंद ने 9-2-11, फंटूस, 3 देवियां और शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन ने अमर, अकबर, एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। इस प्रकार इन सभी अभिनेताओं द्वारा अभिनीत इन तमाम फिल्मों में हमें जो देखने को मिलता है उसमें किसी न किसी रूप में चैपलिन के द्वारा किए हुए अभिनय का ही दृश्य दिखाई पड़ता है। अभिनय का भाव ही इन अभिनेताओं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई। त्रासद यानी त्रासदी से भरी हुई, दिवंगत यानी जो स्वर्गीय, और हवा में तीर चलाना इस मुहावरे का आशय होता है निष्फल प्रयास करना, ऐसा प्रयास करना जिसका कोई फल नहीं मिले। हवा में तीर चलाना, निष्फल प्रयास करना। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, निष्फल प्रयास करते रहे, तो यह दृश्य करुणा से भरा हुआ और हास्य उत्पन्न करने वाला दोनों ही भाव रखता था, किंतु महाभारत में केवल इसकी त्रासदी से भरी हुई व्याख्या ही की स्वीकार की गई। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें याद आती है। जिस प्रकार से चार्ली ने अपने अभिनय के दौरान अपने स्वयं के साथ में कई प्रकार के घटनाक्रमों को हमें दिखाया है, घड़ी को सुधारते हुए दिखाया है, जूते खाते हुए दिखाया है, कई प्रकार के घटनाक्रमों में अपने आप को फंसते और फंसाते हुए दिखाया गया है। तो हम आज की फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता हुआ दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें याद आती है। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल भाषा का प्रयोग नहीं करती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ता है, मानवीय, मनुष्य जैसा या मानवोचित। जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ली चैपलिन की बहुत सारी जो फिल्में हैं उसके अंदर भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभिनय के माध्यम से जिस प्रकार का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, अभिनय के माध्यम से ही भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय मूल्यों को, मानवीय चरित्रों को, मानवीय भावों को अपने अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं। सवाक कहते हैं बोलते हुए, सवाक बोलते हुए, चित्रपट कहते हैं सिनेमा को, पर बड़े बड़े कॉमेडियन कहते हैं हास्य कलाकार हुए हैं। बोलते हुए सिनेमा पर बहुत सारे हास्य कलाकार हुए हैं, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता यानी समस्त भूमंडल में व्याप्त होना, सारे संसार में, समस्त भूमंडल में व्याप्त होना, मान्यता प्राप्त करना तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। इसकी पड़ताल से आशय इसकी जांच अभी जारी है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही। चार्ली का जब हम
चरित्र देखते हैं तो वह बच्चों जैसा या युवावस्था से भरा हुआ चरित्र हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। सतत कहते हैं लगातार को, निरंतर, यानी किसी भी संस्कृति को वो विदेशी नहीं लगते, यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो अड़ंगे हैं, खलनायक हैं, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे भी लगातार विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। यानी जब हम चैपलिन के द्वारा किए गए अभिनय को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा ही अभिनय, हमारे ही भावों का चित्रांकन, हमारे ही भावों की प्रस्तुति चैपलिन के द्वारा की जा रही है। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूं, कि जो अभिनय चैपलिन कर रहे हैं वह अभिनय तो मेरा खुद का है, यानी यह अभिनय तो मैं स्वयं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का कापका है जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक है। अमेरिका के एक हास्य महान कलाकार हैं बस्टर कीटन। वो चार्ली चैपलिन से भी बड़ी हास्य प्रतिभा हो सकती है, लेकिन कीटन हास्य का है जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक हमें देखने को मिलते हैं। एक होली का त्यौहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने आप पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। भारत में होली के त्यौहार पर व्यक्ति स्वयं के ऊपर हंसता है। महामूर्खाधिपति का ताज भी वह हंसते हंसते अपने सर पर ओढ़ लेता है और इस प्रकार होली के अवसर पर व्यक्ति खुद के ऊपर हंसने का कार्य कर सकता है। और इस एक अवसर के अलावा भारत में इस प्रकार की परंपरा हमें सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलती। गाँवों और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो सकता है कि गाँवों में और लोक संस्कृति में इस प्रकार अपने आप पर हंसने की परंपरा हो। लोक संस्कृति से आशय है साधारण लोगों से संबंधित संस्कृति, पर नागर सभ्यता में तो वह थी नहीं। नागर से आशय होता है नगर या शहर से संबंधित सभ्यता में तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। अंग्रेजों जैसे सामान्य लोगों से अपने को अलग और ऊंचा समझने वाला वर्ग अंग्रेजों जैसा वर्ग कहा जाता है। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्नत आत्मविश्वास से लबरेज कहते हैं भरा हुआ, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति का आशय होता है समान आकार वाला, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ तथा वज्रादपि कठोराणी, वज्र से अधिक कठोर होना, अथवा मृदूनि कुसुमादपि, मृदूनि मानी मृदु होना, कोमल होना, कुसुमादपि फूल से भी ज़्यादा कोमल होना, वज्रादपि कठोराणी वज्र से अधिक कठोर होना, या मृदूनि कुसुमादपि या फूल से अधिक कोमल होना इस क्षण में दिखलाता है। तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी गरिमा यानी गौरव और शान से भरा हुआ भाव सुई चुभे गुब्बारे जैसा फुस्स हो उठेगा। जिस प्रकार किसी गुब्बारे में सुई चुभो दी जाती है और वो फुस्स हो जाता है, उस प्रकार से हो उठेगा। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली ही होते हैं। टिली से आशय है यहाँ पर प्रतिरूप, चार्ली के जैसे ही होते हैं, जिसके रोमांस से आशय है प्रेम प्रकरण हमेशा पंक्चर होते रहते हैं, यानी असफल होते रहते हैं। चार्ली के प्रेम प्रसंग अक्सर पंक्चर होते रहते हैं, असफल होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम सूरवीर क्षणों में, चरमतम से आशय होता है अपने चरमतम यानी सर्वोच्च, सूरवीर से आशय है वीरों में श्रेष्ठ क्षणों में हम क्लेब्य से आशय है कायरता, और पलायन से आशय है पीठ दिखाकर
भाग जाना, भागना या संघर्ष न करना, ये पलायन कहलाता है के शिकार हम हो सकते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है, और अपने इस प्रकार के जो महानतम, जो सर्वोच्च वीरों से श्रेष्ठ क्षण है, इस प्रकार के वीरता से भरे हुए हमारे जो क्षण है, इसमें हमें कायरता और पलायन यानी पीठ दिखाकर भागने का ही भाव हमारे साथ में जुड़ जाता है। कभी कभार लाचार होते हुए भी, लाचार होना विवश होते हुए भी जीत भी सकते हैं। मूलतः यानी मूल रूप से हम सब चार्ली ही हैं, क्योंकि हम सब चार्ली की तरह ही हैं। चार्ली जैसा अभिनय करते हैं वो हमारे जीवन का ही अभिनय है। क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सुपरमैन से आशय है असाधारण मनुष्य हम नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। जब हम सत्ता से आशय शासन की शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे का चरमोत्कर्ष देखते हैं, सबसे ऊंचा स्थान देखते हैं, तब हम आईने में, दर्पण में चेहरा देखते हैं तो चेहरा हमारा चार्ली चार्ली हो जाता है। चार्ली चार्ली हो जाना, इससे आशय है चार्ली द्वारा अभिनीत पात्र की तरह तेजहीन हो जाना। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अध्याय 15 विष्णु खरे द्वारा रचित पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब पढ़ा है। आगामी वीडियो में हम साहित्यकार विष्णु खरे द्वारा रचित पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।